बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे इंटरेक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस विद मैटर पढ़ रहे थे। इसमें इसका ये टेबल जो है वो लास्ट टाइम जो है वो रह गया था, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके साथ विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो हम पढ़ेंगे। तो अल्फ़ा बीटा और गैमा, अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, +2e चार्ज होता है, यानी 2 प्रोटॉन्स के बकदर इन पे चार्ज होता है। वैसे भी इनमें 2 प्रोटॉन होते हैं। और जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिट्रॉन भी होते हैं, तो इन पे ±e चार्ज होता है। ज़्यादातर नेगेटिव e, लेकिन समटाइम इनमें पॉजिटिव ई भी लिया जाता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, 19 चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मैस इलेक्ट्रॉन के मैस के बराबर, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, लेकिन नेचर में अपोजिट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव होता है। गैमा रेस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये न्यूक्लियस से निकलती हैं और ये वाहिद रेज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ जो न्यूक्लियस से निकलती हैं, तो इसलिए इनका ओरिजिन बकिया तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ में से डिफरेंट है। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेस, गैमा रेस। तो गैमा रेस सिर्फ न्यूक्लियस में से निकलती हैं। ये अभी जो एमडी कैट का पीएमडीसी का टेस्ट आया उसमें भी उसने पूछा गैमा रेस का बकिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के साथ क्या डिफरेंस है। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का डिफरेंस तो सारी रेज़ का आपस में है, लेकिन ओरिजिन का डिफरेंस है इनका कि ये न्यूक्लियस से निकलती हैं और बकिया एटम से निकलती हैं। खैर, अब टिपिकल सोर्स हम पढ़ रहे हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं इनका टिपिकल सोर्स जो है वो रेडॉन 222 यूज़ किया जाता है। बीटा पार्टिकल्स के लिए स्ट्रॉन्शियम 94 और गैमा रेज जो है वो कोबाल्ट 60 में से जो है वो निकलती हैं। इसको टिपिकल सोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। और भी हैं, ये एक एक एग्जांपल दिया, आपने इसी को याद करना है। आयोनाइजेशन पेयर, अल्फ़ा पार्टिकल एयर के अंदर 1 मिलीमीटर जगह पर जो है वो 10⁴ आयन पेयर्स जनरेट करते हैं। 10⁴ आयन पेयर से क्या मुराद है, आप देख सकते हैं। जिस तरह ये फ़र्ज़ करें एक एटम है और ये इसका सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है, और अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन को, ये एक इलेक्ट्रॉन था, इसको हम इजेक्ट कर दें, क्या होगा। एटम जो कि पहले न्यूट्रल था उसको हम कहेंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा और इधर एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, ये आयन पेयर हमारे पास जनरेट हो गया आयोनाइजेशन के नतीजे में। आयोनाइजेशन क्या होती है, हमने पढ़ा था कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए तो हम कहते हैं एटम आयोनाइज हो गया है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये आयन और इलेक्ट्रॉन पेयर कितने पैदा करता है अल्फ़ा पार्टिकल, 10⁴, यानी 10,000 आयन पेयर क्रिएट करता है इस तरह के। ये एक पेयर है आयन पेयर, तो अल्फ़ा पार्टिकल इसका 10⁴ आयन पेयर्स जनरेट करता है उसमें एयर के अंदर 1 मिलीमीटर जगह में। फिर उसके बाद बीटा पार्टिकल 10⁻², यानी 100 आयन पेयर जनरेट करता है और गैमा जस्ट 1। रेंज अल्फ़ा पार्टिकल की सेवरल सेंटीमीटर है, कई सेंटीमीटर तक एयर में जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। बीटा पार्टिकल हवा के अंदर कई मीटर तक दूर जा सकते हैं। और गैमा पार्टिकल जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी इनकी इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। जितना इनका डिस्टेंस सोर्स से बढ़ता जाएगा उतनी इनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। गैमा रेडिएशंस इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। फिर उसके बाद रेंज के बाद एब्जॉर्ब, अल्फ़ा पार्टिकल एक पेपर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो 1 से 5 मिलीमीटर थिक शीट जो है एल्युमिनियम की उससे एब्जॉर्ब होते हैं। और गैमा रेज जो हैं वो 1 से 10 सेंटीमीटर तक की जो लेड शीट है उसमें एब्जॉर्ब होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है इन तीनों में, ये बात याद रखिएगा, वो गैमा की है। अल्फ़ा बीटा और गैमा में सबसे ज़्यादा गैमा की। अगर न्यूट्रॉन को भी मिला लें, अल्फ़ा बीटा गैमा और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर गैमा से भी ज़्यादा है। तो कभी कभी वो गैमा रेज और एक्स रेज की पेनिट्रेशन पावर का कंपैरिजन लेता है कि किसकी ज़्यादा है, तो गैमा रेज की पेनिट्रेशन पावर एक्स रेज से भी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा किसकी,
न्यूट्रॉन की, दूसरे नंबर उससे कम गैमा रेस की, उससे कम जो है वो है एक्स रेस, उससे कम फिर बीटा, फिर उससे कम अल्फ़ा। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है विल्सन क्लाउड चैम्बर। ये आज हमने पढ़ना है, रेडिएशन डिटेक्टर बेसिकली हेडिंग है। तो रेडिएशन अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस आम आँख से नज़र नहीं आती, तो इनको देखने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, रेडिएशन डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें से एक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो विल्सन क्लाउड चैम्बर है। 1911 में एक साइंटिस्ट था विल्सन, उसने एक ऐसा चैम्बर बनाया था जिसके ज़रिए से हम अल्फ़ा रेडिएशंस को, बीटा रेडिएशंस को और गैमा रेडिएशंस को एक दूसरे से अलग-अलग पहचान सकते हैं कि ये वाली कौन सी है और दूसरे वाली कौन सी है। अच्छा, अब ये रेडिएशंस जब हम पहचान सकते हैं इनको, तो वर्क कैसे करता है ये, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको क्लाउड चैम्बर क्यों कहते हैं, इसमें बादल बनते हैं इसलिए इसको क्लाउड चैम्बर कहा जाता है। आपने पहले हम इसका प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखिएगा बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी स्टोरी है, बहुत ही आसान ये टॉपिक है। वो कह रहा है सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस प्रेफरेंशियली ऑन आइंस। जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं वो आइंस के ऊपर जो है वो जम जाते हैं, वो प्रेफरेंस देते हैं आइंस के ऊपर जमने पे, यानी ईजीली जम जाते हैं आइंस के ऊपर। इफ़ एन आयोनाइजिंग पार्टिकल पासिस थ्रू अ रीजन इन विच क्लाउड ड्रॉपलेट आर अबाउट टू फॉर्म, अगर कोई ऐसा पार्टिकल जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकता हो वो ऐसी जगह में से पास करें जहाँ पर क्लाउड ड्रॉपलेट हों, बनते हों, और वो ड्रॉपलेट जो है वो द ड्रॉपलेट विल बी फॉर्म्ड फर्स्ट अलोंग द पार्टिकल पाथ। ये जो ड्रॉपलेट हैं ये पार्टिकल के पाथ पे बनते हैं, शोइंग द पाथ एज अ ट्रेल ऑफ द ड्रॉपलेट। ट्रेल खोज को कहते हैं, तो जिस तरफ ये ड्रॉपलेट बनते हैं क्लाउड ड्रॉपलेट, उसी तरफ हम कहते हैं कि ये रेडिएशन ट्रेवल किया, और ये ट्रेल खोज को कहते हैं। तो इससे हम खोज लगाने में, यानी हमें पता चलाने में हेल्प मिलती है कि ये रेडिएशन कौन सी है। तो बहरहाल अभी हम पहले ऑपरेटर्स को देखते हैं, फिर हमें इंशाल्लाह मज़ीद समझ आएगी। ये आपके सामने एक सिलेंड्रिकल, ये वैसे बेसिकली जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो खैर ये एक जो है वो चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर दो विंडोज़ हैं। ये जो विंडो है इससे लाइट जो है वो आती है ताकि हम इन रेडिएशंस को देख सकें, और ये जो विंडो है इस विंडो का काम, इसमें से अल्फ़ा, बीटा या गैमा रेडिएशंस आती हैं जिनको हम जो है वो ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इधर से रेडिएशंस आई यहाँ पर, इस जगह पर, ये जो सारी जगह जिसको मैं रेड कलर की लाइन से शो कर रहा हूँ, इस जगह पर अल्कोहल का एक भीगा हुआ कपड़ा जो है इसको रख दिया जाता है, और अल्कोहल के जो वेपर्स हैं वो इस जगह पर जो है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं। ये सारी एयर है, इसमें अल्कोहल के वेपर मिक्स हो जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं। हम इस जो पिस्टन को, ये सारी चीज़ जो है इसको हम पिस्टन भी कहते हैं, तो ये पिस्टन को इधर से मूव करवाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पिस्टन इस तरफ मूव करता है, ये इस तरफ, पिस्टन को इस तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में तेज़ी से मूव करवाया जाता है। जब ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान कूलिंग प्रोड्यूस होती है। आपने जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस होती है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर गिर जाता है इस जगह का, और अल्कोहल के वेपर सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं एयर के अंदर। अब जैसे ही कोई अल्फ़ा पार्टिकल इधर से एंटर होता है तो अल्फ़ा पार्टिकल अपने रास्ते के अंदर मार धाड़ करना शुरू कर देता है, मीन आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना शुरू कर देता है। अब ये एक एटम है, इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को अल्फ़ा पार्टिकल क्या कर देता है, निकाल देता है। ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इजेक्ट कर देगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन, माउस सही नहीं चल रहा,
आयनाइजेशन जो है वो हो जाएगी, एटम एक आयन बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है जैसे ही आयनाइजेशन होती है यहाँ पर, तो अब इन आयंस के ऊपर अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि सुपर सैचुरेटेड वेपर जो हैं अल्कोहल के, वो प्रेफरेंशियली कंडेंस कर जाते हैं, जम जाते हैं। अल्कोहल के वेपर इन आयंस के ऊपर जम जाते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुनिएगा। जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा या गैमा पार्टिकल इसमें एंटर होते हैं, वो इधर एयर के अंदर आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि 1 मिलीमीटर जगह में अल्फ़ा पार्टिकल 10,000 आयन पेयर्स क्रिएट करता है, और बीटा पार्टिकल इस तरह के 100 आयन पेयर जनरेट करता है, और गैमा रेडिएशन जस्ट 1। तो इन आयंस के ऊपर अल्कोहल के वेपर फौरी से जम जाते हैं। टेम्परेचर पहले ही सुइटेबल हो चुका होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन की वजह से। अब जहाँ जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल पास करेगा, वहाँ वहाँ पर ये अल्कोहल के वेपर अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर कंडेंस कर जाएंगे, और अल्फ़ा पार्टिकल्स का पाथ हमें यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, क्योंकि वो बादल जो बन रहे होंगे इसके ऊपर, जब अल्कोहल के वेपर्स जमते हैं इन आयंस के ऊपर, तो हमें बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, ऐसे नज़र आते हैं जैसे बादल बन रहे होते हैं। आपने देखा होगा आसमान पे सुबह के टाइम में या असर के बाद के टाइम में ख़ास तौर पे, या सूटेबल कंडीशंस में जो है, जब एक जेट प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा होता है, तो जहाँ जहाँ से उसका धुआं निकल रहा होता है वहाँ पर सफ़ेद रंग का एक बादल बन रहा होता है। तो एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, वो भी सूटेबल कंडीशंस में ये जो उसका जो धुआं है उसके पार्टिकल्स के ऊपर जम जाते हैं और वो बादल बनते हैं सूटेबल कंडीशंस में। तो यहाँ पर भी यही है कि जब रेडिएशन इसमें से पास करती हैं, आयंस क्रिएट होते हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, आयंस के ऊपर अल्कोहल के वेपर जम जाते हैं और एक बादल सा बन जाता है, एक लकीर सी बन जाती है, जिस तरफ रेडिएशन जाती है उस तरफ विजिबल लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो वो लकीर चमकती है। कैमरे के ज़रिए से हम उस जो है वो बादल का, उस ट्रेल का, उस पाथ का जो है हम पिक्चर ले लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं उनके गुजरने पे इस तरह के बादल बनते हैं, ये इस तरह की स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में। अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होता है उनका, और जो बीटा पार्टिकल्स हैं इनका पाथ जो है वो इस तरह जिगजैग होता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स का पाथ स्ट्रेट क्यों है, उसकी वजह आपने ये पढ़ी थी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो, इनका मैस ज़्यादा होता है, इनका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, इनके अंदर अपने मोशन को बरकरार रखने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं इसलिए ये स्ट्रेटली मूव करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, और इनके रास्ते में जो बादल बनते हैं वो भी इसी तरह स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनते हैं। और बीटा पार्टिकल्स जो हैं, बीटा पार्टिकल्स जहाँ जहाँ से गुजरते हैं कभी अपना रास्ता चेंज कर देते हैं, कभी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता चेंज कर देते हैं, तो इसलिए इनका पाथ जिगजैग होता है। और जब ये बीटा पार्टिकल्स जो है वो एंटर होते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर में, तो इस तरह के बादल बनते हैं। गैमा रेडिएशन जो है उनका ट्रैक इस तरह का होता है, उनकी वजह से बादल जो विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर बनते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। और फिर ये हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैटरी लगाई हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी जो है वो 1000 वोल्ट की, यानी 1 किलो वोल्ट आप इसे कह सकते हैं, इस इतनी पोटेंशियल डिफरेंस की है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें एक पॉजिटिव आयन क्रिएट हुआ और इधर एक इलेक्ट्रॉन है, आयन पेयर जनरेट हुए अल्फ़ा या बीटा या गैमा रेडिएशंस की वजह से। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाते हैं, और ये पॉजिटिव आयन किस तरफ जाते हैं, ये पॉजिटिव आयन जो है इधर हमने नेगेटिव टर्मिनल जो है वो अटैच किया हुआ है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ चले जाते हैं। तो फिर इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही ये बनता है, पाथ बनता है, उनका विजिबल होता है एक रेडिएशन के आने की वजह से, फिर उसके बाद फ़ौरन ये इलेक्ट्रॉन और जो आयंस हैं वो अपने कोरेस्पॉन्डिंग बैटरी के टर्मिनल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। ये जगह खाली हो जाती है, मीन यहाँ पर आयंस नहीं बचते, और वो जो पाथ क्रिएट हुआ था वो तहलील हो जाता है, और ये दोबारा से रेडी हो जाता है विल्सन क्लाउड चैम्बर एक नए पार्टिकल को खुशामदीद कहने के लिए, मीन उसको डिटेक्ट करने के लिए। इसकी एग्जांपल यही है, अगर हम जो है वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है
तो एक टीचर ने लिखा है, अब दूसरे टीचर उसको रेज ना करें, उसी के ऊपर आकर लिख दें, तीसरे भी उसी के ऊपर आकर लिख दें, तो वाइट बोर्ड पे कुछ समझ ही नहीं आएगी क्या लिखा जा रहा है। तो इसी तरह अगर एक रेडिएशन का पाथ है वो इधर ही रहे, दूसरी का भी बन जाए, तीसरी का भी बन जाए, फिर समझ ही नहीं आएगी कौन सी रेडिएशन जो है वो एंटर हो रही है इसके अंदर। इसलिए यहाँ पर ये बैटरी लगाई हुई है ताकि ये आइंस और इलेक्ट्रॉन्स को फ़ौरन यहाँ से रिमूव कर दे और नई रेडिएशन जो है उसके पाथ को हम ऑब्ज़र्व कर सकें। फिर इसके साथ साथ वो आगे बताता है कि विल्सन क्लाउड चैम्बर के क्रॉस में अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके जो इनकमिंग चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके चार्ज और उनके मैस और एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इस तरह से ये विल्सन क्लाउड चैम्बर अभी तक कई नए पार्टिकल्स को डिस्कवर करने में हेल्प कर चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा इजी है, तो उसको डिस्कस करते हैं। इसको रीड कीजिएगा, जो ना समझ आए वो पूछ लीजिएगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ मेन कि जहाँ से रेडिएशंस गुजरती हैं वहाँ पर आइंस क्रिएट होते हैं और वहाँ पर अल्कोहल के सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जो हैं वो उन आइंस के ऊपर जम जाते हैं और रेडिएशन के रास्ते में एक बादल सा बन जाता है जिसको विजिबल लाइट के जब उसके ऊपर विजिबल लाइट पड़ती है तो वो चमकता है और हमें नज़र आता है कैमरे के ज़रिए से, उसी को हम जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। तो जी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे वो कह रहे हैं कि जैसे ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होते हैं वो कुदरती तौर पर अनस्टेबल होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होते हैं वो कुदरती तौर पर अनस्टेबल होते हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। जिस तरह आप देख रहे होंगे रेडियम जो है इसने एक अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट किया तो ये रेडॉन बन गया और जो है वो दोनों तरफ जो मैस और चार्ज है वो सेम रहा। अब देखें यहाँ पर इस पेरेंट एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है या चार्ज नंबर है वो 88 है, इधर 86 + 2 88 हो गया, इधर 226 है, इधर 222 और ये वाला 4 दोनों ऐड करें तो टोटल एटॉमिक मैस इधर भी बराबर आ गया पेरेंट एलिमेंट के। 1918 में रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया कि जब किसी स्टेबल एलिमेंट के ऊपर हम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो स्टेबल एलिमेंट भी अनस्टेबल हो जाता है। जिस तरह आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एक्स एक जनरल एलिमेंट है, इसके ऊपर हमने एक फास्ट मूविंग पार्टिकल स्मॉल एक्स से बम्बार्डमेंट की तो ये एक्स ने अपनी नेचर चेंज की, ये चेंज होकर वाई बन गया और इस दौरान एक और छोटा पार्टिकल यहाँ से रिलीज़ हुआ। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ये 1918 में रदरफोर्ड ने जब वो डिस्कवर किया, परफॉर्म किया। अब इसमें आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन दोबारा सुन लें। A process in which a stable element becomes radioactive is called, due to the bombardment of high energy particles, is called artificial radioactivity। मैं फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुने। A process in which a stable element becomes radioactive due to the bombardment of high energy particles is called artificial radioactivity। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर रदरफोर्ड ने 1918 में, आज से तकरीबन 102 साल पहले, नाइट्रोजन के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। जब नाइट्रोजन के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया और इस दौरान जो है एक प्रोटॉन भी रिलीज़ हुआ। प्रोटॉन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं कि हाइड्रोजन में प्रोटियम जो है उसमें प्रोटॉन ही होता है, तो इसलिए हम नॉर्मली इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको ऊपर इसके 1 क्यों लिखा, क्योंकि प्रोटॉन एटॉमिक मैस में 1 काउंट होता है, और इसके इधर बेस में 1 क्यों लिखा, क्योंकि एटॉमिक नंबर में भी प्रोटॉन 1 काउंट होता है। अब इसमें टोटल एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर आप कह लें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का सेम है। रिएक्टेंट्स का एटॉमिक मैस 14 + 4 18, प्रोडक्ट्स का एटॉमिक मैस 17 + 1 18, चार्ज नंबर 7 + 2 9, 8 + 1 9। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मैस तो होल्ड करता है, लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत, एक मसला क्रिएट हुआ जो समझने में थोड़ा मुश्किल क्रिएट कर रहा था इस रिएक्शन को, और वो ये था कि अगर हम ये जो न्यूक्लियाई हैं इनके एटॉमिक मैसेस को देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन का मैस जो है वो 14.0031 यूनिफाइड है
और जो हीलियम है इसका मैस है 4.0026 यूनिफाइड। तो टोटल एटॉमिक मैस हमारे पास रिएक्टेंट्स का आ जाता है 18.0056 यूनिफाइड। और प्रोडक्ट्स का मैस देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसका मैस ये है 16.991 यूनिफाइड। ऑक्सीजन का मैस 16.991 यूनिफाइड। और प्रोटॉन का जो मैस है 1.0078 यूनिफाइड है। ये वाई लिखा हुआ है, यू है ये। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल जो एटॉमिक मैस आ गया रिएक्ट प्रोडक्ट्स का वो 18.0069 यूनिफाइड। अब यहाँ पर एक बड़ा ही अजीब जो है वो मसला था, वो ये था कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मैस कम है 18.0057 और प्रोडक्ट्स का मैस 18.0069 बढ़ गया। ये कैसे मुमकिन है कि हम मैस कम दें और रिसीव ज़्यादा करें? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के भी अगेंस्ट है। अच्छा, अब उसके लिए हम डिफरेंस देखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट्स का मैस रिएक्टेंट्स का मैस ये 18.0057 और प्रोडक्ट्स का मैस ये 18.0069 यूनिफाइड। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारे पास ये टोटल जो डिफरेंस है 18.0069 यूनिफाइड में से 18.0057 यूनिफाइड को माइनस किया तो हमारे पास 0.0012 यूनिफाइड आ गया। अब ये 0.0012 यूनिफाइड यहाँ पर ज़्यादा हो गया। ये ज़्यादा वाला मैस किधर से आया? मैस तो हमने पढ़ा था, मैस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड टोटल अमाउंट ऑफ मैस रिमेन सेम। मैस को ना पैदा किया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, और टोटल अमाउंट मैस की क्या रहती है? सेम रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हर जगह पर सेम रहता है। आप पढ़ के आए, तो फिर ये ज़्यादा कैसे हो गया? नया मैस कैसे पैदा हो गया यहाँ पर इतना ज़्यादा? 0.0012 यूनिफाइड प्रोडक्ट्स के अंदर बढ़ गया। क्यों बढ़ा उसको देखते हैं। अच्छा, इस मैस की एनर्जी बनाकर देखते हैं। देखें, एक यूनिफाइड जो है उसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, उसकी इतनी एनर्जी बनती है। एक एम एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर इतनी एनर्जी बनती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो यूनिफाइड की कितनी बनेगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 931। 3 यूनिफाइड की 3 मल्टीप्लाइड बाय 931। और 0.0012 यूनिफाइड में कितनी एनर्जी होगी? 931 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल आ गया 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वो एनर्जी है 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो कह रहा है, इसको एक्सप्लेन करता है, वो कह रहा है कि ये रिएक्शन पॉसिबल ही तब होगा, ये रिएक्शन पॉसिबल ही तब होगा अगर जो है वो इन अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है, इन अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास एनर्जी जो है वो 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी, फिर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अदरवाइज़ ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा, ये होगा ही नहीं। क्यों? अच्छा, अब अगर अल्फ़ा पार्टिकल के पास इससे ज़्यादा एनर्जी होती है तो फिर क्या होगा? तो फिर ये रिएक्शन भी होगा और अल्फ़ा पार्टिकल्स की 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स का मैस बढ़ जाएगा। आइंस्टाइन यही तो कहा था, एनर्जी मैस में और मैस एनर्जी में तब्दील हो सकता है। और उसकी इक्वेशन हम फेमस इक्वेशन पढ़ते रहते हैं, E=mc²। तो ये यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए वो कह रहा है फिर आगे कि अल्फ़ा पार्टिकल जो पोलोनियम के न्यूक्लियस में से निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और उनको यूज़ किया जा सकता है ये रिएक्शन करवाने के लिए। तो अगर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला अल्फ़ा पार्टिकल नाइट्रोजन पे बम्बार्ड किया जाएगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अल्फ़ा पार्टिकल्स के 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में से जो है 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स का मैस बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके साथ आगे वो लिखता है, बस 2-3 पॉइंट इसके रह गए हैं, ये ख़त्म हो रहा है। इस रिएक्शन की एक इंटरेस्टिंग थिंग जो है वो ये है कि ये रिवर्स भी हो जाता है। अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन्स को एक्सिलरेट करके बम्बार्ड करवाते हैं तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में बढ़ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और इस दौरान दोबारा एक अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, रिवर्स भी हो जाता है। और
जो प्रोटॉन्स हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए, उनकी स्पीड को तेज़ करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसको साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड को तेज़ करने के लिए। तो हम प्रोटॉन्स की स्पीड को तेज़ करके उनको हिट करवाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन में और इस दौरान एक अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होता है। अब इसी जो है वो कंसेप्ट के बेस पे 1932 में जेम्स चैडविक जो है उसने बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करके न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। 1932 में जेम्स चैडविक ने जो है वो बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की और बेरिलियम कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया और इस दौरान न्यूट्रॉन जो है वो एमिट हुआ। अब देखें 9 + 4 13 और इधर 12 + 1 13, एटॉमिक मैस सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का। और उसके बाद जो है 4 + 2 6 और इधर 6 + 0 ये भी 6, तो जो एटॉमिक नंबर है चार्ज नंबर वो भी सेम है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये था कि न्यूट्रॉन जो है वो डिटेक्ट ही नहीं होता था, ना ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो मूव करता है, ना ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, इसलिए इसको डिटेक्ट करना बहुत बड़ा मसला था। तो उसके लिए क्या किया गया, ये पोलोनियम से निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब बम्बार्ड किया बेरिलियम पे तो इधर से न्यूट्रॉन निकले। अब इसके सामने मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते थे तो वो न्यूट्रॉन कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता था क्योंकि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अब इसको डिटेक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, पैराफिन इसके सामने रखी गई। पैराफिन में हाइड्रोजन की अच्छी खासी मिकदार होती है, तो न्यूट्रॉन ने जाकर प्रोटॉन को हिट किया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मैस तकरीबन बराबर होता है। न्यूट्रॉन का मैस 1.675 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम और प्रोटॉन का 1.673 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम, तो दोनों का मैस आलमोस्ट सेम है। तो जब न्यूट्रॉन जाकर प्रोटॉन से टकराता है तो खुद रेस्ट में आ जाता है, प्रोटॉन को आगे मूव करवा देता है। और प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल हैं, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए से इजीली इनको जो है वो डिफ्लेक्ट करवाया जा सकता है और इनको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसी तरह किया गया और जो है 1932 में इस तरह से न्यूट्रॉन जो है उसको डिस्कवर किया गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।